नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज मैथ टेस्ट 13 लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस 1 और कह रहा है कि थीटा 45 डिग्री के बराबर नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इसमें साइन कॉमन ऊपर ले लेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। और बटा में हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस 1। इसमें क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और ये जो बराबर होता है साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा से होता है। तो ये आपस में कट जाएगा, साइन बटा कॉस टैन होता है, टैन का स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो पहला प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन अलजेब्रा का है, कह रहा है कि 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 424 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड अब माइनस 61। तो मान ज्ञात करना है x बाई प्लस 2z का मान ज्ञात करना है, मतलब कि x बाई और z पहले प्राप्त करेंगे तभी ज्ञात हो सकता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो हो बेस्ट क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है। देखेंगे 16x स्क्वायर है और यहाँ पर जो है x का कोफिशिएंट दिया हुआ है 9y स्क्वायर है, और ये y का कोफिशिएंट दिया हुआ है z स्क्वायर है, और z का कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो जब भी वर्ग करके और उसका कोफिशिएंट दिया हुआ हो तो कोई भी वेरिएबल का मान ज्ञात करने के लिए करते क्या है कि उसका जो कोफिशिएंट होगा, जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, तो x का कोफिशिएंट 24 है तो उसको लिख देते हैं। फिर हर जगह पे 2 से भाग दे देंगे। क्यों 2 से भाग देते हैं? इसलिए 2 से भाग देंगे क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर हो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों स्थिति में 2ab होता है, दोनों स्थिति में 2ab होता है, इसलिए 2 से भाग दिए। और क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जितना कोफिशिएंट होगा उससे भी डिवाइड करना है। अगर कुछ न रहता तो 1 से डिवाइड हो जाता, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 16 है तो 16 से लिख दिए। अब a जो है कट जाएगा आपका कितना बार में, 8 से कट जाएगा, 3 बार में, 8 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 3/4 हो गया x का मान। y का मान देखिए क्या होगा कि y का कोफिशिएंट जो आ रहा है -24 हो जाएगा, -24 y हो जाएगा, -24 हो गया y का कोफिशिएंट। 2 से भाग देना ही देना है, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है तो 9 से यहाँ पे भी भाग पड़ जाएगा, 9 3 से कट जाएगा। ये जो है आपका 3 से 8 ये हो जाएगा 12 बार में हो जाएगा, 12 जो है कट जाएगा आपका कितना बार में, 4 से 3 से 4 बार में, ये 3 तिहाई 9 होता है, मतलब -4/3 हो जाएगा। अब आइए z के पास आ जाइए। z का कोफिशिएंट है 24 है तो 24 हमने लिख दिया। उसके बाद कितना लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा 2 से तो भाग पड़ेगा। z स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से भाग दे दिए, 4 दूनी के 8 होता है, 8 तिहाई 24 होता है। इसका मतलब z का मान 3 हो जाएगा। और यहाँ पर पुट कर देंगे x बाई का, तो देखिएगा x का मान 3/4 है और y का मान -4/3 है, और z का मान जो है 3 आया है।
तो ये कैंसिल, एक कैंसिल, -1 हो गया +6 बराबर हो जाएगा 5। तो इस प्रश्न का उत्तर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 23, 39 और 32 और 56 में से प्रत्येक में से x को घटा दिया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, मतलब कि प्रोपोर्शन में है। आइए इस क्वेश्चन का टेक्निक को समझते हैं। तीसरा है कि 23 में कह रहा है कि x घटाया गया है, प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर 39 - x होगा बराबर, यहाँ पर 32 है तो 32 - x बटा 56 - x होगा, ये प्रोपोर्शन है। तो कह रहा है कि x + 4 और 3x + 1 के बीच मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का मतलब होता है रूट अंडर दोनों संख्याओं का गुणनफल, किसका? x + 4 का इंटू कह रहा है 3x + 1 का, ये मध्य अनुपात ज्ञात करना है। मध्य अनुपात का मतलब यही होता है रूट अंडर AB होता है। आवश्यकता पड़ने पर प्लस और माइनस का भी यूज होता है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, एक तरीका क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। एक तरीका जो होता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो बनाना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो बनाना होगा वह चीज़ को त्याग देना चाहिए, उसको छोड़ दीजिए। बहुत ओल्ड तरीका है, बहुत कैलकुलेटिव होता है। दूसरा होता है ऑप्शन से उठाना, लेकिन ऑप्शन से कब बनाया जा सकता था? जब x का मान ज्ञात करना होता तब ज्ञात कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन से भी क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा इस तरह का प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर कुछ देकर आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे टेक्निक अपनाते हैं, आइए टेक्निक को समझना है। अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ये प्री लेवल में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो करते क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस लिखेंगे। 23 और 39 का डिफरेंस होता है 16, लिख दीजिए, अनुपात लिख दीजिए। और इधर जो होगा 32 और 56 का डिफरेंस, तो 6 में से 2 गया तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2 होगा। उसके बाद दोनों का अनुपात, तो अनुपात हो जाएगा 8 दूनी के 16 और 8 तिहाई 24, ये हो गया। उसके बाद 2 से इसको 32 में गुना करेंगे, क्रॉस देखिएगा 32 में 2 से गुना करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। इधर देखिएगा 30 इसके सामने आ रहा था, 23 तिया 69, 69 ये हो गया। 23 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 69 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 69, 64 का डिफरेंस जो है वो 5 होगा। और यहाँ पर देखिएगा अनुपात में जो है 2 और 3 का डिफरेंस, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1। 1 का मतलब हो गया x, 1 का मतलब हो गया x, तो x का मान कितना निकल गया? 5 हो गया। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 अब 5 9 हो गया, और यहाँ पे 3 5 15, अब 1 16, अर्थात 3 × 4 बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12। तो इस तरह का टेक्निक आपको सीखना चाहिए, ऐसे प्रश्न को आत्मसात कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में कह रहा है कि 8 अंकों की संख्या है जो 7 8 से शुरुआत होता है। चौथा क्वेश्चन में 7 8 9 x 5 3 1 y 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। तो जब बड़ा नंबर से विभाज्य हो, डिवाइड करना हो, तो दो संख्याओं के 2 फैक्टर निकालेंगे जिसका एक दूसरे का को प्राइम नंबर हो। सह आभास संख्या होना चाहिए, 2 ऐसे फैक्टर जो को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि वैसा समूह संख्याओं का जिसका HCF 1 होना चाहिए, महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए। इसका 2 फैक्टर की बात करेंगे तो 2 और 36 भी होता है, और क्या होगा 8 और 9 भी फैक्टर है, और लिखेंगे तो 12 और 6 भी है, क्या है इसका ये आ जाता है फैक्टर। 18 और 4 भी होता है फैक्टर। फैक्टर बहुत सारे हो जाते हैं।
तो वैसे दो फैक्टर जिसका HCF 1 होना चाहिए, तो वैसे फैक्टर से ही डिवाइड करना है, ना कि सारे नंबर से। 2 से भी देख रहे हैं, 36 से देख रहे हैं, तो ये सब एक कंसेप्ट है और इस तरह के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि दोनों फैक्टर जो होना चाहिए वह एक दूसरे का को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर ही होना चाहिए, मतलब कि उसका HCF 1 हो। देखिए 8 और 9 का HCF 1 है, जबकि 12 और 6 का HCF 6 आ जाता है, 18 4 का 2 आ जाता है, 2 और 36 का 2 आता है। तो इसमें 8 से चेक करना है और 9 से चेक करना है। उम्मीद करते होंगे कि ये समझ चुके होंगे। तो 8 से कटने का नियम है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। तो देखिए विभाज्य कर रहे हैं, 8 2 तिया 24 हो जाएगा, तो 24 लिख दिए। यहाँ पर 7 आ गया, ये कट जाएगा, यहाँ पे 22 हो गया। तो 22 की जगह पर कितना रखेंगे, 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो निश्चित रूप से आपका दिमाग में आ रहा है कि 22 की जगह पर अगर 2 रख देते हैं तो 8 9 72 होता है, एक कट गया तो 2 कर दिए, कितना हुआ 2 कर दिए, तो 22 का मान जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। अब किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड। 9 से कोई संख्या तभी विभाज्य होता है जब अंकों का योग 9 से कट जाता हो। तो देखिए 9 कहाँ पर आ रहा है, 9 आ गया है, तो ये समझिए कि 9 से विभाज्य हो गया। 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, ये भी विभाज्य हो गया। देखिए 7 2 9, ये भी 9 से विभाज्य हो गया। बच गया कितना, 8 और x, 8 और x के जगह पर कितना होगा कि अंकों का योग 9 हो जाएगा या 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो 8 1 9 होता है, x के जगह पर 1 पुट करेंगे तब 9 हो जाएगा, तब 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो x का भी मान प्राप्त हो चुका है, x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया। अब प्रश्न का जो आंसर कहता है 5x - 3y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान 1 पुट कर दिया, y का मान 2 पुट कर दिया, तो 5 का 5 3 दूनी के 6 बराबर -1 हो गया। इस प्रश्न का उत्तर -1 हो गया। आगे आइए तीसरा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है 5वां में, किसी घनाभ का फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 24 48 32 दिया हुआ है, तो आयतन ज्ञात करना है। तो जब भी दिया हुआ हो, क्षेत्रफल दिया हुआ हो, आयतन ज्ञात करना हो, तो लिख देते हैं क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ एरिया। प्रोडक्ट ऑफ एरिया मतलब क्षेत्रफल का गुणनफल कर देना है, वही आयतन हो जाता है। घनाभ का जब भी फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ होता हो, तो जो क्षेत्रफल दिले है उसको प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, तो क्षेत्रफल का गुणनफल कर देते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है 32 और दिया हुआ है 24 और दिया हुआ 48, तो यहाँ से निकालिएगा तो हो जाएगा 16 दूनी के 32, 8 तिया 24 और 16 तिया 48। तो 16 से 16 देखिए निकल जा रहा है, और यहाँ पर 3 का 3 निकल जाएगा, और 8 दूनी के 16, 16 जो है 4 बनकर निकल जाएगा, तो 16 निकल गया, और यहाँ पे 3 निकल गया, और देखिए 16 का मतलब हो गया 4, ये 4 निकल गया, तो 16 तिया 48 चौका 192 होता है, 192 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में सारा प्रश्न दिया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्वेश्चन जो है आपका अलजाबड़ा का है, बहुत आसान सा है। a + b + c का होल स्क्वायर पर बेस्ड है। a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² प्लस 2 इंटू AB + BC प्लस CA होता है। अब मान को पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। a + b + c का मान 7 दिले है, तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, बराबर a² + b² + c² का मान 21 है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, इस साइड आएगा तो -21 हो जाएगा, बराबर 2 इंटू AB + BC + CA, इसी का तो मान ज्ञात करना है। इसको यहाँ से घटाएंगे तो 28 हो जाएगा, 28 में 2 से भाग देंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा, मतलब AB + BC + CA का मान 14 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्या कि किसी वृत्त में AB तथा CD दो वृत्त की जीवाएं हैं, 2 कोड्स है। 7 क्वेश्चन नंबर
वृत्त की दो जीवा दिया हुआ है, एक जीवा का नाम है AB और दूसरा जीवा जो है CD है। आपसे एक कह रहा है कि AB का मान 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, और CD का जो मान जो है वह AB का दुगना है। CD का मान जो है AB का दुगना है, AB का मान 6 दिले है तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो गया है। अब आइए और देखते हैं क्या कहता है कि इसके दोनों जीवा के बीच की दूरी है, दूरी जो है दोनों जीवा के बीच की दूरी जो है CD का 1/4 है। CD का 1/4 का मतलब हो गया 12/4 मतलब 3। इसका मतलब हो गया दूरी से पता चलता है कि जीवा या तो केंद्र के दोनों ओर हो सकता है या केंद्र के एक ही ओर हो सकता है। देखते हैं दूरी कैसे होगा। अगर अंतर का आधा होगा तो एक केंद्र के एक ही ओर होता है, अगर अंतर के योग का आधा होता है तो केंद्र के विपरीत होता है। आइए देखते हैं, 12 और 6 का योग होता है 18 और उसका आधा होता है 9, तो 9 तो आ नहीं रहा है दूरी, इसका मतलब है कि अंतर होगा 12 में से 6 गया तो 6 का आधा 3। इसका मतलब हुआ कि दोनों जीवा जो होगा वह केंद्र के एक ही ओर स्थित होगा। इसका मेन कारण क्या है, कभी पेपर में कह देता है, कहाँ पर नहीं कहता है, यहाँ पर नहीं बताया गया है कि केंद्र के एक ही ओर है कि विपरीत ओर है। तो यहाँ पर आपको दूरी से समझना होगा। जब भी दूरी होता है, दूरी जब भी होगा तो जीवा का अंतर का अगर आधा है तो समझ जाइएगा कि एक ही ओर है, एक ही ओर होगा, दोनों जीवा वृत्त के केंद्र के एक ही ओर होगा। अगर योग का आधा है तो केंद्र के विपरीत हो जाता है। तो देख सकते हैं 12 और 6 का अंतर 6 हो गया, 6 का आधा कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब केंद्र के एक ही ओर स्थित है, या तो ऊपरे होगा या तो नीचे ही होगा, दोनों जीवा। अब आपसे कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात करना है, तो जब भी जीवा दिया हुआ हो और त्रिज्या ज्ञात करना हो तो इसका एक सूत्र होता है, एकदम सिंपल सा आपको याद रखना है। क्या सूत्र होता है, C का मतलब हो गया कोड, पहला कोड का वर्ग और जोड़ दूसरा कोड का वर्ग। कोड का मतलब हो गया जीवा, कोड का मतलब हो गया जीवा, तो पहला 1/2 हो गया, 6 का वर्ग हो गया 36 और 12 का वर्ग हो गया 144। तो 144 और 36 से 180 होता है। 180 का वर्गमूल जो निकालेंगे तो वह हो जाता है, 180 का वर्गमूल निकालेंगे तो 36 गुना 5, 36 का वर्गमूल तो होता है 6, लेकिन 5 का तो निकलेगा नहीं, तो कट गया 3 से। तो इस वृत्त की त्रिज्या जो होगा 3√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे, या तो केंद्र के एक ही ओर दोनों जीवा हो या केंद्र के दोनों ओर जीवा हो, त्रिज्या जो होता है यही होता है, 1/2 पहला जीवा का वर्ग जोड़ दूसरा जीवा का वर्ग, दोनों स्थिति में त्रिज्या यही होता है। वो फिगर पर काम करने की जरूरत नहीं है। आगे देख के बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन नंबर, 8 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 12 cot स्क्वायर थीटा माइनस 31 cosec थीटा अब प्लस 32 बराबर 0 है। और तो कह रहा है कि tan थीटा का मान ज्ञात करना है, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन को जरा ध्यान से देख लेते हैं, 4/5 और 4/3। दूसरा ऑप्शन में है 4/5 और 5√7/7। तीसरा ऑप्शन में है 5/4 और दिले है 4/3 दिले है। डी में जो दिया हुआ है 4/3 और दिया हुआ 3√7/7। आइए इस प्रश्न को समझते हैं क्या है, किस तरह का ये टेक्निक पर आधारित है। तो अगर हम इसका बेसिक से जाएंगे, अगर कॉट स्क्वायर को ब्रेक करके जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा -12 हो जाएगा, हो जाएगा -12 प्लस 32 फिर 20 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर तोड़कर लाना होगा, यानी कि जो इसमें जो ब्रेक जो होगा, कॉट स्क्वायर जो ब्रेक होगा वह कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है।
यानी कॉसेक थीटा का मान ही प्राप्त होगा, लेकिन आपको ब्रेक करना होगा, उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना होगा। तो उतना पर हमको नहीं जाना है, ऑप्शन पर ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये जो है एक कहीं ना कहीं जो है ये नंबर से आप वाकिफ है। एक ही त्रिभुज में लंब 4 हो और फिर एक जगह पर 4 हो, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो पहला ऑप्शन ए वाला कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 5/4 लिख रहा है, फिर 4/3 है। लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर, तो 5 और 4 है, यहाँ पर जो है 4 और 3 है, मतलब जो आधार है वही लंब बन गया। ये भी रियल लाइफ में संभव नहीं है। तो ए खत्म हो गया, तो ए और सी जो है ऑप्शन से खत्म हो गया। अब आइए बात करते हैं, या तो बी होगा या तो डी होगा। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये √7 से √7 कट जाएगा, मतलब 5/√7 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, अर्थात 3/√7 हो जाएगा। अब देखिए बी और डी में कौन सा संभव हो सकता है। यहाँ लंब हो गया 4, आधार कितना हो गया 5 हो गया। लंब है 4, आधार कितना है 5 है। आइए इसको देखते हैं। कॉसेक थीटा के रूप में जब भी प्राप्त होगा तो कॉसेक थीटा के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिया हमने और यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर से जाते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान हो गया 4 मान लेते हैं, आधार का मान 5 मान लेते हैं। तो कर्ण जो इसका हो जाएगा, कर्ण जो हो जाएगा 25 16 हो जाएगा 41 हो जाएगा। 41 तो है भी नहीं, तो इसीलिए पहला वाला ऑप्शन ऐसा ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि बी वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कौन सा हो सकता है, आइए इसको समझते हैं। इसका मतलब ये रहा होगा कि लंब का मान कितना है 4 और आधार कितना रहेगा 3, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। तब कॉसेक थीटा बराबर जो होगा वो 5 बटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटा लंब 5/4 होगा। और दूसरा मान, अब देखिए यहाँ पर 3/√7 है। 7 तभी आ सकता है, रूट तभी आ सकता है जब लंब के रूप में 3 रहा होगा, लंब के रूप में 3 रहा होगा और कर्ण के रूप में 4 रहा होगा। तो 4 का वर्ग 16 में से 9 गया, तो कितना हो जाएगा √7। इसका मतलब ये है कि कॉसेक थीटा का मान जो रहा होगा, दूसरा मान जो होगा 4/3 रहा होगा। तभी tan थीटा वर्ग क्या होगा, एक 4/3 आएगा, एक दूसरा 3/√7 आ जाएगा। तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, तो डी प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, और नहीं तो इसको ब्रेक करके बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। नौमा क्या कह रहा है, आइए नौमा में क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 8% के हानि पर बेचता है तो 10.5% का लाभ होता है, तो 92 रुपया 50 पैसा अधिक में बेच देता है। अधिक या कम जहाँ रहे तो अंतर करते हैं, लाभ हानि रहता है तो अंतर के मतलब जोड़ देते हैं। तो 8% हानि हो, 10.5% लाभ हो, तो 18.5% अंतर हो जाएगा। लाभ और हानि होता है तो जोड़ देते हैं अंतर के लिए। ये 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। आपसे पूछा रहा है कि 12.5% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 12% लाभ तो विक्रय मूल्य 112 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 112 यूनिट का मान जो हो जाएगा 12×5 = 60 हो जाएगा। 5 × 6 यानी कि 56, 560 रुपया हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, समझिएगा। 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाइप ए और बी कह रहा है कि 1 घंटा और 2 घंटों में एक टैंक को भर सकता है। ए और बी जो है वह क्या कहता है कि 1 घंटा और 2 घंटा में भर सकता है, जबकि पाइप सी भरा हुआ टैंक को 1 घंटा 15 मिनट में खाली कर देगा। 1 घंटा 15 मिनट में खाली कर देगा सी। 15 × 60 मतलब 5 4 1 5 5/4 घंटा में सी जो है खाली कर देगा।
अब कह रहा है कि ए और सी को 9 AM पर एक साथ खोल दिया गया है। कौन? ए और सी को एक साथ 9 AM पर खोल दिया गया है, ठीक है। और कहता 2 घंटे के बाद, मतलब कितना घंटे के बाद? 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया है, नल ए को बंद कर दिया गया है 2 घंटे के बाद। तो बी को चालू कर दिया गया है, ए बंद है तो बी चालू हो गया है, इसका मतलब सी तो लगातार काम कर ही रहा है, तो बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पर। तो यही प्राप्त करना है आपको कि टैंक कब खाली हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि टैंक जो है कितना 1 घंटा में खाली हो जाता है, 1 घंटा में खाली हो जाता है, ऐसा हम लिख कर बताते हैं कि 1 घंटा में खाली हो जाता है। कह रहा है कि ए जो है 1 घंटा में भर सकता है, ए की क्षमता 1 घंटा में भरने का है। और काम जो किया है ए जो है 2 घंटा तक काम हुआ है ए का, तो 2/1 हो जाएगा प्लस। अब बी फिर उसके बाद आ गया है, उस तो बंद हो गया तो बी है, 1 घंटा के बाद बी आ गया, बी का इफिशिएंसी 2 घंटा का है, मतलब 2 घंटा में भर सकता है। ये बंद हो गया तो बी चालू हो गया है। अब क्या कहता है कि ये जो टंकी है वह क्या हो गया है कि अब लगातार चल रहा है, बी और सी लगातार चल रहा है, तो हो जाएगा x + 2 हो जाएगा बटा सी है जो 5/4 घंटा में खाली कर देता है। तो इसको सोल्व कर देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए सोल्व करके लाते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, बटा 5 हो जाएगा। 4 ऊपर जाएगा तो 4 से गुना होगा दोनों में। यहाँ पर 2 लिख दिया, x/2 उस साइड चला जाएगा, 4x + 8 बटा 5 माइनस x/2, तो ये हो जाएगा 10, एलसीएम 10 हो जाएगा तो 2, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, अब 5 दूनी के 10 होता है, तो ये 5x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी के 20, अब 20 में से 16 गया तो 4 हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3x, तो x का मान जो हो जाएगा वो 4/3, 4/3 का मतलब हो गया 1 घंटा 1/3 मिनट हो गया, मतलब हो गया कि 1 घंटा इसको बोल सकते हैं 20 मिनट। क्यों? क्योंकि 1/3 का मतलब होता है 1/3 आवर का मतलब 60 से गुना करेंगे, तो 1/3 मतलब 60 से गुना करेंगे तो 20 मिनट में कट जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट हो गया। x का मतलब कि 1 घंटा में खाली हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर काम कितना हो रहा था, यहाँ पर काम कितना हो रहा था, x + 2 हो रहा था। तो x + 2 का मतलब हो जाएगा, x का मतलब 1 घंटा हो गया और 2 घंटा 3 घंटा, 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट में टंकी खाली हो रहा था, 3 घंटा 20 मिनट में खाली हो रहा था। लेकिन पूछ रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है कि टंकी कब खाली होगा। तो कितना बजे खोला गया था, तो 9 AM पर खोला गया था, तो 9 AM से 3 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे, AM जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 12 के बाद हो जाएगा तो वह PM में बदल जाएगा, तो 12:20 PM पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि A और B की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 8:9 है, 11 में है 8:9 है, और यहाँ पर दूसरा 9 वर्ष के बाद दिया हुआ 19:21, तो 19 और 21 का अंतर 2 हो गया, 2 से गुना कर दिए, 8 दूनी के 16 हो गया, 9 दूनी के 18 हो जाएगा, 19:21। डिफरेंस सब जगह सेम है, यहाँ पर डिफरेंस 3 है, यहाँ पर डिफरेंस 3 है। ये जो डिफरेंस होता है समय के बराबर होता है, या तो पूर्व का समय हो सकता है या बाद का हो सकता है, या दोनों रहेगा तो दोनों को जोड़ देते हैं। अगर बाद पहले रहेगा तो जुड़ जाएगा, बाद रहेगा तो घट जाएगा, और पहले बाद रहेगा तो घट जाएगा, पहले रहेगा तो घट जाएगा। लेकिन पहले और बाद रहता है तो जोड़ दिया जाता है, या बाद या पहले रहेगा तो भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन खाली बाद में या खाली पूर्व रहेगा
तो उतना ही लिख देते हैं। तो 9 बरस बाद कह रहा, तो 1 यूनिट का मान 3 हो जाएगा। तो बी का उम्र जो हो जाएगा 18 तिया 54 बरस हो जाएगा। लेकिन कह रहा है इसमें क्या कि सी का उम्र जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, 3 वर्ष छोटा होना चाहिए। तो कितना बरस हो जाएगा? 51 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए 12 क्वेश्चन नंबर को सीखते हैं। 12 क्वेश्चन है। 624 रुपया में 2 वस्तु को खरीदा गया है। एक वस्तु को 14% के हानि पर, तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य x मान लिए, तो 14% हानि, तो 86% का ये क्या होगा? विक्रय मूल्य। और दूसरा वस्तु का एक और क्रय मूल्य मान लेते हैं y हो गया, चूंकि 2 वस्तु है और उसका विक्रय लाभ जो हो रहा है 14% है, तो 114% हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो एक कट जाएगा 57 बार में, एक कट जाएगा 43 बार में। x और y इसका ले लेते हैं अनुपात, तो 57 हो गया और 43 हो गया। यही दोनों का योग दे ले है, दोनों का योग हो जाएगा 100 और दे ले है 624। तो 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा 6.24 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का लागत मूल्य का अंतर, इसका अंतर जो है इसका डिफरेंस हो जाएगा 14। तो 14 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो डिफरेंस 14 है, तो 14 डिफरेंस का मान यूनिटाइजेशन निकाल लेते हैं। 4 चौका 16, इकाई अंक 6। ऑप्शन पर अगर ध्यान देते हैं तो इकाई अंक एक ही जगह आ रहा, ऑप्शन 1 में 87.36 इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो 12 का क्वेश्चन नंबर ए था। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13 में क्या कह रहा है कि ABC त्रिभुज में DE समानांतर AC है, DE समानांतर AC है। 13 में जो है DE समानांतर AC है। तो देखिए कैसे बनाते हैं फिगर। DE समानांतर AC है, तो AC नीचे लिख दिया और DC यहाँ पर लिख दिया। जो तकलीफ होता है उसको पहले लिख देना चाहिए। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? B आ जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है D समानांतर AC है, इसका मतलब ऊपर वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। समरूप जब त्रिभुज होता है तो संगत भुजा का अनुपात जो होता है आपस में बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि दिया हुआ है क्या क्या दिले है, AB का मान 5 है, टोटल 5 है, और दिया हुआ AD का मान 3 है, AD का मान 3 है, AB का मान 5 है। तो ये कितना निकल जाएगा? ये 2 निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि AD का अनुपात 2 है तो B का भी अनुपात 2 होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि BD का अनुपात 3 है तो इसका अनुपात 3 हो जाएगा। तो BE का अनुपात और AC का अनुपात जो है 2:3 हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, बस थ्योरम था। थ्योरम पर बेस्ड सिंपलेस्ट क्वेश्चन था कि 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात जो होता है आपस में बराबर होता है। बस यही था। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा BD अब बटा AD हो जाता, इधर जो हो जाता BE अब बटा EC हो जाता। यही प्रश्न था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है कि ABC की दक्षता दिले, इफिशियंसी दिले है और तीनों मिलकर 30 दिन में पूरा करता है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल तीनों मिलकर वर्क 30 दिन में करता है और उसका टोटल इफिशियंसी तीनों का 5 3 8 8 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी कि 16 3 48 480 टोटल वर्क हो गया। तीनों मिलके कितना वर्क कर सकता है? तो 480 यूनिट वर्क कर सकता है। तो ऐसे निकलता है टोटल वर्क। तो इफिशियंसी इनटू डे से या टाइम से गुना करते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है। आगे के लिख ले है कि A और B ने 20 दिन तक काम किया। तो A और B का वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क A और B का टोटल वर्क। तो A और B किया है 20 दिन तक। A और B का इफिशियंसी 5 और 3 8 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 160 यूनिट काम हुआ है। A और B के मिलके 160 यूनिट किया है। तो बच जाएगा C का कितना हो जाएगा वर्क? C के लिए वर्क कितना बचेगा? तो ये 480 में से 160 घटाएंगे। क्यों? कि तीनों मिलकर है 480 करता है काम और A और B मिलकर 160 काम करता है। तो C के लिए कितना बचेगा? तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ये 320 वर्क है और जबकि C का इफिशियंसी दिया हुआ है 8।
तो सी का समय हो जाएगा 320 टोटल वर्क है और कर सकता है 8 इफिशियंसी दिले है, मतलब कि 40 दिन में ये सी जो है ख़त्म कर सकता है। आइए 15 क्वेश्चन को समझते हैं। 15 क्वेश्चन है a + 1/a = 3 दिया हुआ है, आइए इसका मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से एकदम तुरंत बना देना चाहिए। क्या बात है कि ऐसे प्रश्न में जब स्क्वायर दिया हुआ हो या 4 दिया हुआ हो, 6 दिया हुआ हो, पावर 8 दिया हुआ हो, प्लस में हो, व्युत्क्रम में दिया हुआ हो, तब क्या है कि कभी भी प्रश्न का उत्तर वर्ग नहीं होता है, कभी भी प्रश्न का उत्तर वर्ग नहीं हो सकता, स्क्वायर में नहीं होगा, पूर्ण स्क्वायर में नहीं होगा। बस ऑप्शन में देखिए क्या करना है, ऑप्शन को दो जोड़ के देखिए, चेक कीजिए पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पूर्ण वर्ग है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, यही चेक करना है। ऑप्शन +2 करने पर पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ध्यान रखना है। ऑप्शन +2 तो पहला ऑप्शन में है 47, देखिए 2 जोड़िएगा तो 49 आ गया, पूर्ण वर्ग है, तो पहला ऑप्शन होने की संभावना बढ़ गया। दूसरा है 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 है, तो 29 नहीं होगा। 77 में 2 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 79 हो जाएगा। जबकि डी नंबर में है 81 पूर्ण वर्ग है, तो एक पूर्ण वर्ग वाला कभी भी आंसर नहीं होता, 2 जोड़िएगा तो 83 हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 15 का 1 नंबर हो जाएगा, मतलब 47 होगा। अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं ऐसे, अगर 3 हो गया, 3 का वर्ग में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, फिर 7 के वर्ग में से 2 गया तो 47 हो गया। लेकिन बनाने की ज़रूरत ना पड़े, लॉजिकली समझने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर समझते हैं 16 के। 16 क्या कह रहा है, 16 में पूछा जा रहा है कि कौन पूर्ण वर्ग है, कौन पूर्ण वर्ग है, और सब का इकाइयांक 6 दिले है, सब का इकाइयांक 6 दिले है। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है और चारों का ऑप्शन में दिया हुआ है इकाइयांक 6 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, ये 4 6 दिया हुआ है। तीसरा में दिले है 2 1 5 2 6 दिया हुआ है। चौथा में दिले है क्या 108 और 116 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि कौन सा पूर्ण वर्ग होगा। तो जब भी इकाइयांक 6 हो, यूनिट डिजिट 6 आता हो, तो पूर्ण वर्ग कभी तब तक होता है, तभी होगा जब 6 को छोड़कर जो संख्या होगा दहाई अंक पर स्थित होना चाहिए, वो ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर, और लास्ट में 6 हो, तो वही क्या हो सकता है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। ध्यान रखेंगे, जब किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो और 6 के जस्ट वाले संख्या अगर ऑड नंबर हो तो वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो देखिएगा 6 के जो छोड़कर और जो संख्या 8 जो है वह और इवन नंबर है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 6 को छोड़कर 4 जो है वह सम संख्या है, नहीं होगा। 6 को छोड़कर 2 है, सम संख्या, इवन नंबर, नहीं होगा। 6 को छोड़कर 1 जो है ऑड नंबर है, हो गया। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब भी आप 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, फिर और कहाँ पर 6 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 36 आता है, और कहाँ पर बात हो जाएगा, 14 का वर्ग कीजिएगा तो 196 आता है। ध्यान से देखिएगा, और 16 का वर्ग करते हैं तो 256 होता है, फिर 24 का वर्ग करते हैं तो 576 आता है, 26 का वर्ग करते हैं तो 676 आता है, उसी तरह से 34 का वर्ग करते हैं तो 1156 आता है, और 36 का वर्ग करते हैं तो 1296 आता है। तो इस तरह से देखिएगा, जिसका इकाई अंक 6 लाता है, 6 लाने वाला 4 और 6 है, तो सब के अंत में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन जस्ट इसके पहले विषम अंक है, ऑड नंबर है, देख सकते हैं ऑड नंबर है, सारा ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। यही कारण है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके जस्ट पहले वाला ऑड नंबर होना चाहिए, तभी वह पूर्ण वर्ग हो सकता है, हो सकता है, होबे करेगा ऐसा नहीं है।
परफेक्ट स्क्वायर होबे करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि प्रथम 5 भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब हो गया कंपोजिट नंबर, कौन सा है, तो भाज्य संख्या वह होता है जिसका कम से कम 3 फैक्टर होता है। तो सबसे छोटा, कोई भी प्राइम नंबर भाज्य संख्या नहीं होता है, कोई भी प्राइम नंबर भाज्य संख्या नहीं होता है। तो 4 हो गया, उसके बाद 6 होता है, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 10 होगा। ये हो गया 5 हो गया। प्रथम छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। प्रथम विषम संख्या छोटी संख्या कौन होता है, 9 होता है। आइए देखते हैं इसको। अब माध्यिका ज्ञात करते हैं, मीडियन ज्ञात करते हैं। है कि वो संख्या तो 5 गो है, तो 2 गो इधर से खत्म कीजिए, 2 गो इधर से खत्म कीजिए, यही क्या हो गया आपका माध्य हो गया। नहीं तो 5 बराबर है दिया हुआ तो माध्य हो जाएगा n+1, 2 वे चरमान हो जाता है। वे चरमान ये कितना था, 4 था, 6, 8 और फिर 10, 9 और 10, तो 5 1 6 और 6 के आधा 3, तो 3 नंबर 1 2 3, तो 8 क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा। किसी तरह से बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है और दिया हुआ है इसका परिवृत्त की त्रिज्या दे ले। देखिए परिवृत्त का मतलब होता है उसके शीर्ष से जो वृत्त गुजरता है उसी को क्या कहेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और ए हो गया केंद्र हो गया, ए हो गया केंद्र हो गया। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है, एक होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका अनुपात फिक्स होता है, 2:1 होता है। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात जो होता है फिक्स है, 2:1 होता है। समबाहु त्रिभुज में सिर्फ ऐसा होता है, परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है। और यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या 16 दे ले है, मतलब कि 2 बराबर कितना है 16, तो 1 बराबर हो जाएगा 8, 1 बराबर 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक तो दे ले है 16 दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का मान हो जाएगा 8, तो 16 है 8 मिलकर कितना हो जाएगा 24। तो इसकी माध्यिका की लंबाई जो हो जाएगा या ऊंचाई, इसी को बोलते हैं 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो या समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब हो, शीर्षलंब का मतलब हो गया अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड ये सेम होता है, या इसी को मीडियन कहते हैं। तो तीनों आपस में बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए 19 क्वेश्चन नंबर को बनाते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 5 + √3, √5 + √3 और √5 - √3 प्लस √5 - √3 बटा √5 + √3 एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का योग जब भी ज्ञात करना हो, देखिए व्युत्क्रम का मतलब ऊपर में अंश है, यहाँ हर में दिले है, और यहाँ हर में है वो अंश में दिले है, न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में है, और जोड़ निकालना है। तो इसका मतलब है कि व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है और दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। जब भी करने में डिफरेंस 2 हो और जोड़ना हो तो बस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो गया, 8। इस प्रश्न का उत्तर होगा। नहीं तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है 2 इंटू सम बटा डिफरेंस, डिफरेंस और योग करेंगे तो 5 3 8, अंतर हो गया 2 तो कट गया, तो ये हो गया 8। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि cos 1 डिग्री से शुरू होते हुए आपको कहाँ तक जाना है, 179 डिग्री तक। तो आपको बताए थे कॉस में, या जानना चाहिए कि a + 2 गो कॉस मिलकर अगर 180 डिग्री आता है तो उसका रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट 0 हो जाता है। 2 गो कॉस मिलकर अगर 180 डिग्री होता है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो 1 और 79 होगा तो 180 हो जाएगा। 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 8 भी तो होगा तो वो भी 180 हो जाएगा। 3 और 7 भी होगा तो 180 होगा, यानी कि टोटल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो उम्मीद किए होंगे कि आप इस टेस्ट का एंजॉय कर रहे होंगे, इसको से सीख पा रहे होंगे।
फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे, नेक्स्ट टेस्ट का क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बच्चों से क्या है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, तो मज़ा हमको भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।